बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे विच इज़ अबाउट डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस टीम। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मुख्तलिफ लोग मिलकर काम करते हैं ग्रुप्स की सूरत में, जिनको हम जो स्किल्ड होते हैं और जिनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम टीम कहते हैं जिनको हम टीम कहते हैं, जिनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली टीम जो है वो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस टॉपिक पर आज हमने बात करनी है। आज के लेक्चर में सबसे पहले आपको टीम का कॉन्सेप्ट देंगे कि टीम क्या होती है, देन बुक डेफिनेशन जो है टीम की उस पर बात कर लेंगे। फिर एक अच्छी टीम जो है उसको डेवलप करने के लिए किन स्टेजेस से गुजरती है एक ऑर्गेनाइजेशन, और फिर एक अच्छी टीम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बस पहले आज पोर्शन में, इस लेक्चर का जो पहला पोर्शन है, पहला पार्ट है, इसके अंदर हम सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। एंड आई वांट यू टू मेक अंडरस्टैंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्क टीम इज़, हाउ इफेक्टिव इट इज़ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन in order to achieve the objectives of the organization. Okay, concept and definition of team. Concept क्या है इसका? A team is a group of people who work together to accomplish something beyond their individual self-interest. पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप एक टीम का हिस्सा होते हैं तो आपकी अपनी ज़ात जो है, आपका सेल्फ जो है वो कहीं पीछे चला जाता है। आपकी अपनी दिलचस्पियाँ होंगी कुछ, ठीक है, आपके अपने पर्सनल गोल्स होंगे कुछ जिनको आप अकम्प्लिश करना चाहते होंगे। बट व्हेन यू आर पार्ट ऑफ अ टीम, बेशक आपके जहन में आपके पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल गोल्स कायम रहें, वो ख़त्म ना हो, लेकिन अव्वलियत किस चीज़ को मिलेगी? अव्वलियत टीम को मिलेगी। जब आप टीम का हिस्सा हैं तो आपको टीम को अव्वलियत देनी है। आप देखें कि हमारे सामने इस वक्त सबसे अच्छी मिसालें जो है वो स्पोर्ट्स की टीम्स की हैं। आपकी क्रिकेट की टीम जब खेल रही होती है तो हम उसको टीम इसलिए कहते हैं कि इकट्ठे जब वो खेल रहे होते हैं तो उनका कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है? अपने मुल्क के लिए खेलना और उसको जीत से हमकिनार करना, ठीक है ना, टू टेक द लीड इन एनी गेम और प्ले। दैट इज़ द प्राइम इंटरेस्ट ऑफ एवरी प्लेयर। अब उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो पीछे रह जाता है। मे बी एक प्लेयर जो है वो हो सकता है एक स्टेज के ऊपर अगर वो क्रीज के ऊपर रुके तो मे बी उसकी अपनी 50 या 100 कंप्लीट हो जाए, लेकिन टीम का इंटरेस्ट जो है वो वॉच कर रहा है और एक ऐसा प्लेयर जो है उसकी बैटिंग की बारी आ गई है, लास्ट बॉल पे जिसने 4 रन बना लिए। अब अगर पहले वाला प्लेयर ये सोचे कि मैं अगर उसकी जगह हूँ तो ये 4 रन मेरी 50 या 100 कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसके बजाय उसने ये सोचना है कि भाई ये जो उस तरफ खड़ा है ये खेले और ये 4 रन हम किसी तरह हासिल कर लें ताकि हमारी टीम फतेहयाब हो जाए, ठीक है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में एक आदमी फुटबॉल खेलते हुए डी में पहुंचता है, वो खुद गोल कर सकता है, लेकिन जैसे ही देखता है कि नहीं उससे ज़्यादा इजी पोजीशन में उसका साथी जो है प्लेयर वो खड़ा है, तो वो पास दे देता है उसको और उसको गोल करने देता है। सेल्फ इंटरेस्ट पीछे चला गया, टीम का इंटरेस्ट आगे आ गया, ठीक है। सेम इज़ द केस विद द ऑर्गेनाइजेशंस कि जब आप टीम का हिस्सा होते हैं तो आप सेल्फ इंटरेस्ट से बियॉन्ड होकर बात करते हैं, बियॉन्ड होकर, ऊपर होकर सोचते हैं और एक ग्रुप की सूरत में काम करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो टीम इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल सिंपली फॉलोइंग द ऑर्डर्स टू फंक्शन इफेक्टिवली फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। आपको जो कह दिया जाता है आप उस पर अमल करते हैं, इसलिए कि आप टीम का हिस्सा होते हैं। टीम को चलाने के लिए एक डेकोरम होता है, ठीक है। कप्तान अगर कह देता है कि आपने इस पोजीशन पे खेलना है या आप इस पोजीशन के लिए फ़िट हैं, या एक आदमी फर्स्ट सेकंड बैट्समैन के तौर पर या फर्स्ट ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर तो भले कामयाब है, लेकिन क्या है कि कप्तान उसको 6ठे नंबर पे खिला देता है। अब ये कप्तान बेहतर समझता था तो उसने ऑर्डर ओबे करना है,
तो इसी तरह से एक आदमी किसी जगह काम कर रहा है बट हिज बॉस थिंक्स कि वो ये वहाँ से ज़्यादा दूसरे का इफेक्टिव हो सकता है, तो ही हैज़ टू ओबे द ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हमने अपनी इफेक्टिव फंक्शनिंग को इंश्योर करना होता है। वाई? टू अचीव द कॉमन गोल्स। देन एवरी बिजनेस इज कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट टीम्स टू परफॉर्म बिजनेस एक्टिविटी। अब आगे टीम्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि हर बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ टीम्स होती हैं, एक टीम नहीं होती। आगे पढ़ते हैं हम कि कौन कौन सी टीम्स होती है। ये मुख्तलिफ टीम्स होती हैं और मुख्तलिफ असाइनमेंट्स होती हैं अपने बिजनेस में उनके पास। मसलन दी एग्जेक्टिव टीम्स रन्स द ऑपरेशन। जो एग्जेक्टिव जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं वो ऑपरेशंस वो कॉरपोरेशन को चलाते हैं। ठीक है ना, वो पूरी जो बिजनेस का सेटअप है उसको देख रहे होते हैं, उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसकी ऑपरेशनल प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टीम होती है दैट क्रिएट्स न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वो नए नए एवेन्यूज़ पे जाने के लिए कंपनी को आगे ले जा रही होती है। वो ये देख रही होती है कि कंपनी क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकती है। ऑपरेशंस टीम जो है वो काम को देख रही होती है, बैकबोन ऑफ बिजनेस होती है। सिस्टम और प्रोसीजर की टीम जो होती है वो क्या कर रही होती है कि पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर रही होती है और उनको इम्प्लीमेंट करवा रही होती है और रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट को देख रही होती है कि वो हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। रेगुलेटर कौन होता है? रेगुलेटर जो किसी भी इंडस्ट्री में टॉप इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का होता है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवाने वाला, उसको हम रेगुलेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स का रेगुलेटर जो है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जो रेगुलेटर है वो SECP है, स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। मार्केटिंग सेल्स का डिपार्टमेंट इसी तरह से ये इनकी टीम जो है ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल पे देख रही होती है। ठीक है, और उनकी कस्टमर्स तक डिलीवरी पहुंचाने के अरेंजमेंट्स को देख रही होती है। तो एक बिजनेस जो है, कहने का मकसद ये है कि एक बिजनेस डिफरेंट टीम्स पर बेस करता है और हर टीम की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो वो इफेक्टिवली सर अंजाम देती है टू इंश्योर द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस टीम, अब ये तो होगी टीम्स। अब हाई परफॉर्मेंस टीम्स क्या होती हैं? हाई परफॉर्मेंस टीम्स जो होती हैं वो होती हैं कि जो आम टीम से हटकर ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म करने की सलाहियत हासिल कर लेती हैं। ठीक है, वो कैसे लोग होते हैं? दे हैव डीप सेंस ऑफ पर्पस एंड कमिटमेंट टू द टीम मेंबर्स एंड टू द मिशन। उनके पास जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और वो है उसके हवाले से उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो उस लेवल पर जाकर सोच रहे होते हैं कि जिस लेवल के ऊपर वो उस लेवल पर जाकर सोच रहे होते हैं कि जिस लेवल पर जाकर उनकी कमिटमेंट पॉजिटिव प्रूव हो जाए और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है, जो गोल है, जो मिशन है वो अकम्प्लिश करने में वो अपना पूरा रोल प्ले कर सकें। दे आर रिलेटिवली मोर एम्बिशियस इन परफॉर्मेंस टूवर्ड्स द गोल देन द एवरेज टीम्स। वो लोग जो एवरेज होते हैं, ये जो हाई परफॉर्मेंस टीम होती है, ये उनकी निस्बत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं काम करने के हवाले से और अपनी परफॉर्मेंस देने के हवाले से। दे आर म्यूचुअली अकाउंटेबल एंड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंडिविजुअल ऑब्लिगेशंस। एक दूसरे से म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी यानी एक दूसरे से हिसाब किताब लेते हैं। यानी आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे और एक टीम मेंबर की हैसियत से एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनको। ठीक है, और उनकी जो इंडिविजुअल ऑब्लिगेशंस हैं यानी उनकी जो पर्सनल असाइनमेंट्स दी गई हैं उनको हर एक उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर होगा और एक दूसरे को अकाउंटेबल भी करते रहेंगे, एक दूसरे को एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव करने के लिए मशवरे भी देते रहेंगे। तो ये यानी नॉर्मल से हट के बिहेव करने वाले लोग होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हाई परफॉर्मेंस टीम है। और डाइवर्स रेंज ऑफ एक्सपर्टाइज होती है उनके पास, स्किल्स और उनके पास एनहेंस्ड एफिशिएंसी लेवल होता है। डाइवर्स रेंज ऑफ एक्सपर्टाइज का मतलब क्या है कि अगर आम आदमी के पास एक स्किल है तो वो लोग जो हाई परफॉर्मेंस टीम में आते हैं और उसका हिस्सा बनते हैं उनके यहाँ रेंज ऑफ एक्सपर्टाइज होती है। उनकी महारत एक चीज़ में नहीं होती बल्कि एक से ज़्यादा चीज़ों में होती है। उनके स्किल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी एफिशिएंसी लेवल जो है वो बहुत इम्प्रूव होता है। इंटरडिपेंडेंस एंड ट्रस्ट होता है बिटवीन द मेंबर्स। जो जितने मेंबर्स भी हाई परफॉर्मेंस टीम का हिस्सा होते हैं वो एक दूसरे पर इन्हिसार भी करते हैं, एक दूसरे की काउंसलिंग करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं
और उनका ट्रस्ट ब्रीच नहीं होता एक दूसरे से, वो एक दूसरे का ट्रस्ट लेवल भी बरकरार रखते हैं, राइट। अब इसकी बुक डेफिनेशन क्या है? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कैट्ज़नबर्ग और डॉगलस स्मिथ की। क्या कहते हैं कि अ टीम is a small number of people with complementary skills who are committed in a common purpose, performance goals and approach for which they hold themselves mutually accountable। सारी चीज़ें इसमें आ गई जो पीछे हमने पढ़ी हैं, इस डेफिनेशन में वो सारी चीज़ें आ जाती है कि टीम ऐसे अफराद का मजमूआ है, ऐसे मिलके ऐसे लोग हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं उनके पास, ठीक है, जो कमिटेड होते हैं एक कॉमन पर्पस की तरफ, जो कमिटेड होते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, और वो कॉमन पर्पस उनका क्या होता है? टू अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। जितने उनके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनकी अचीवमेंट के लिए वो लोग कमिटेड होते हैं, ठीक है। वो लोग एक दूसरे की मदह सराई करते हैं, आप यूँ कह लें कि एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते रहते हैं, यानी उनके अंदर ऐसी सलाहियतें होती हैं कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हुए अपनी कमिटमेंट को शो करते हैं एक कॉमन पर्पस की तरफ और परफॉर्मेंस गोल्स की तरफ, और एन अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देम्स, और उसके लिए म्यूचुअली अपने आप को अकाउंटेबल भी समझते हैं। यानी अगर उनके जो म्यूचुअल प्रोसेसेस हैं टूवर्ड्स ड्यूरिंग द ऑपरेशंस एंड ड्यूरिंग द मूवमेंट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स, अगर वो ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं एक या दो या टीम के दूसरे मेंबर्स जो हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उसको अकाउंटेबल भी करते हैं, अपने आप को भी अकाउंटेबल करते हैं और अपने टीम मेंबर्स को भी अकाउंटेबल करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है कि ऐसे लोगों का मजमूआ या अफराद का ऐसा मजमूआ जिनके यहाँ जो कम्प्लीमेंट्री स्किल्स के साथ कमिटेड होते हैं एक कॉमन पर्पस की खातिर, और वो कॉमन पर्पस क्या होता है? गोल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके लिए वो मिल के काम करते हैं और म्यूचुअली अकाउंटेबल भी होते हैं। तो दिस कवर्स एवरी एंगल ऑफ द टीम फॉर द डेफिनेशन ऑफ अ टीम। अब विल गो फॉर द स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट, कि जब आप टीम डेवलप कर रहे होते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो ब्रूस टकमैन एक बुनियादी तौर पर एक साइकोलॉजिस्ट हैं और मैनेजमेंट में भी हैं, इनका काम है इसके ऊपर, और इन्होंने बुनियादी चार स्टेजेस बनाई हैं। फिर ये स्टेजेस एनहेंस भी हुई हैं, बाद में बाकी लोगों ने इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट भी की है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, लेकिन हम इन्हीं चार तक महदूद रहेंगे क्योंकि ये हमारा पर्पस सॉल्व करती हैं कि हमें क्लियर आइडिया हो जाता है कि जब एक टीम डेवलप की जा रही होती है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, और हम ये खुसूसियात भी उसमें देखना चाहें कि वो इफ़ेक्टिव टीम हो, तो फिर उसमें उसके जो बनने की प्रोसेस है वो क्या है, उसकी स्टेजेस क्या है, एक टीम को डेवलप करने की स्टेज क्या है। सबसे पहली है फॉर्मिंग, एक टीम को बनाना। एट द फर्स्ट स्टेज इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू नो ईच अदर एंड द ऑर्गेनाइजेशन इन कंसल्टेंसी विद HR, ठीक है। पहला काम क्या होता है? पहला काम ये होता है कि लोग एक दूसरे को जानें, लोग ऑर्गेनाइजेशन को जानें, ठीक है। HR हमेशा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। HR का जिक्र आएगा इस लेक्चर के अंदर। वाई? बिकॉज HR इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड फॉर्मिंग एंड देन रेजिंग देम टू द हाई परफॉर्मेंस टीम्स, राइट। तो HR consults in consultation with HR, the project leaders provide direction and outline expectations. कंसल्टेशंस मैनेजर्स जो होते हैं, प्रोजेक्ट के जो लीडर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो HR के डिपार्टमेंट के साथ मिलके उन लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए हैं और वो आपस में वो लोग एक दूसरे को जानने लगे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को जानने लगे हैं और ऑर्गेनाइजेशन उनसे वाकिफ़ हो गई है, उनको लीडर्स, प्रोजेक्ट लीडर्स क्या करते हैं? HR से मिलने के बाद HR से मिलके वो उनको डायरेक्शंस देते हैं, ठीक है ना, और उनसे जो एक्सपेक्टेशंस होंगी फ्यूचर में कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, उनके बारे में उनको बताया जाता है, ठीक है। फिर HR फैसिलिटेट्स अ डिस्कशन अबाउट द रिजल्ट्स टू हेल्प द ग्रुप अंडरस्टैंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज
and the operating styles. अब क्या उम्मीदें होंगी उन लोगों से? मैनेजर्स, लीडर्स, प्रोजेक्ट लीडर्स ये एक्सप्लेन करते हैं उनको, और फिर उनको एचआर ये भी बताता है कि उनकी टिपिकल एग्जैक्ट नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। एचआर उनको इन राइटिंग समझाता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये आपकी ड्यूटीज़ होंगी, एंड दे ऑल्सो इन्फॉर्म द ऑपरेटिंग स्टाइल्स। वो उनको पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, गाइडलाइन जो है, ताकि वो किस तरह से ऑपरेट कर सके, किस तरह से फंक्शन कर सके टूवर्ड्स देयर परफॉर्मेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। ये इब्तदाई मरहला है टीम फॉर्मेशन के हवाले से, ठीक है। अब मैं आपको बैंक की मिसाल देता हूँ कि हम जब किसी जगह नई ब्रांच खोलते हैं तो हम स्टाफ को हायर करते हैं। अब सबसे पहला टास्क मैं मैनेजर को देता हूँ कि भाई आप अपनी टीम बिल्डिंग करें, ठीक है। इसको हम कहते हैं फार्मिंग द टीम। टीम बिल्डिंग में क्या है कि वो लोगों को हम जो हायर किए हुए होते हैं हम उसकी लीडरशिप में दे देते हैं। हम इनको कहते हैं कि ये आपके कैश ऑफिसर्स हैं, ये आपका मैनेजर ऑपरेशन है, ये आपका अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर है, ये आपका बिल्स एंड रेमिटेंस ऑफिसर है, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर है। सारे डिपार्टमेंट्स के लोग उसके हवाले कर दिए और उसको उन सारों को रिटर्न हमने ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी असाइन कर दी, और जो ब्रांच मैनेजर उसको कह दिया कि जनाब ये आपकी टीम है, इनको जेल इन करें, इनको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करें, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इनको बताएं, इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से इनको बताएं, और ये राइट फ्रॉम बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एनी ब्रांच होता है ये सारा काम, ठीक है। 10-15 दिन उनको दिए जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ फेमिलियर हो जाते हैं, अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से फेमिलियर हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स से फेमिलियर हो जाते हैं। तो दिस इज़ द स्टेज ऑफ फॉर्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या है? स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग की स्टेज पे क्या होता है? टीम बिल्डिंग में नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? स्टॉर्मिंग। और इस स्टेज पे क्या होता है कि टीम मेंबर्स में चैलेंज द लीडर्स। चैलेंज से मुराद ये नहीं है कि उसको कहता है कि यार आओ मैदान में मेरे साथ बात करो, नो। चैलेंज का मुराद ये है कि अब आप पढ़ते हैं आगे, इसको मैं समझाता हूँ आपको, कि दे चैलेंज द लीडर एंड ईच अदर। वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि हमें जो, और लीडर से भी डिस्कस करते हैं कि जो हमें ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की गई हैं, अगर उनके में उनका कोई ऑब्जर्वेशंस हो, ठीक है, या उनके कोई रिजर्वेशंस हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कहते हैं एतराज़ को, सॉरी तहफ़्फ़ुज़ात को, और रिजर्वेशन भी इसी तरह का है कि भाई उनको कोई एतराज़ है या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो उस पर टीम की हैसियत से अपने दीगर साथियों के साथ और अपने बॉसेस के साथ बात कर सकते हैं। इसको हम चैलेंज कहते हैं। बिजनेस लैंग्वेज में हम कहते हैं कि भाई स्टाफ जो है वो अपने दूसरे साथियों के साथ और अपने बॉसेस के साथ एक चैलेंज की फेज़ में आ सकता है, इन पर्टिकुलर रेफरेंस टू दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ असाइन टू हिम, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं एतराज़ आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, इन ऑपरेशंस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। यहाँ पे फिर जो लीडर्स होते हैं और जो कोचेस होते हैं उनका रोल शुरू होता है, ठीक है। द लीडर कोचेस द मेंबर्स ऑन हाउ टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट। स्टॉर्मिंग की स्टेज में ये सारे फेजेज आते हैं कि टीम मेंबर्स बनते हैं, उनको ड्यूटीज़ जो असाइन हुई भी होती हैं वो उन ड्यूटीज़ को देखते हैं। अगर उन्हें काम पसंद ना आए या उनके स्किल के मुताबिक ना हो या उनसे ओवर वर्क हो रहा हो, तो वो अपने मैनेजर्स के साथ बात करते हैं। एक स्टाफ दूसरे स्टाफ के साथ बात करता है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है, कहीं ऑपरेशंस के हवाले से प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। इन सारे मामलात को जो उनका मैनेजर है, जो उनका लीडर है, वो फिर डील करता है, ठीक है। वो उनको बताता है कि भाई हमने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व करना है और कैसे फोकस करना है, तमाम तर प्रॉब्लम्स के बावजूद कैसे फोकस करना है हमने टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। और इस सिलसिले में एचआर टीम आल्सो इज देयर टू हेल्प एंड फैसिलिटेट द स्टाफ एंड दे कैन अरेंज द ट्रेनिंग्स, रिलेटेड ट्रेनिंग्स। अगर कहीं कोई कमी आ रही है तो एचआर से कंसल्ट कर सकते हैं हम और उनसे कह सकते हैं कि जनाब ये जो मेरा अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर है, इसको अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लिहाजा अब ये न्यूली हायर्ड बंदा है तो आप काइंडली इसकी ट्रेनिंग अरेंज करें। तो एचआर के पास बाकायदा अप्रूव्ड उनके ट्रेनर्स होते हैं और अप्रूव्ड सिलेबस होता है हर सब्जेक्ट का। वो उनको एकेडमी बुला लेते हैं, फिर उनको 15 दिन 20 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये स्टॉर्मिंग की फेज़ है, ठीक है। तीसरी स्टेज क्या है? नॉर्मिंग की। अब आफ्टर द इंडिविजुअल्स हैव वर्कड थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स के दरमियान से भी अब सारी टीम गुजर गई, देन द टीम बिगिंस टू डेवलप। तो अब जो लोग उस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से आगे आ गए हैं ना, अब वो थोड़े से मेच्योरिटी लेवल बन गया होगा।
अब टीम बनना शुरू हो गई है, ठीक है। पीपल बिगेन टू मिनिमाइज देयर डिफरेंसेस एंड स्टार्ट टू वर्क टुगेदर। लोग अपने जो उनके डिफरेंसेस हैं, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ रिजॉल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन वो एक टीम की हैसियत से काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। द लीडर बिगिंस टू सर्व एज फैसिलिटेटर, ऑफरिंग encouragement and guidance. HR serves as continuous support and can facilitate the discussions or offer trainings as needed. तो ये अब अगली स्टेज आ गई। पहली स्टेज क्या थी, लोगों को लाए थे। दूसरी स्टेज में लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो असाइन की थी, उनके ऊपर उनकी ऑब्जर्वेशंस, रिजर्वेशंस पैदा हुई थी, तो हमने उनको रिजॉल्व किया था। अब वो उससे भी आगे चले गए, उनको मेच्योरिटी लेवल गेन हो गया, और उस लेवल में आने के बाद वो टीम जो है वो अब प्रॉब्लम्स भी हैं साथ साथ, ठीक है, डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन उन्होंने उनको ओवरकम कर लिया है, और उसमें उनके मैनेजर्स ने, उनके लीडर्स ने, उनके बॉसेस ने उनका पूरा साथ दिया है, और उनको समझाया है कि हमने तमाम तरह डिफरेंसेस और प्रॉब्लम्स के बावजूद अपने काम पर मेन फोकस रखना है अपने, और अपने काम को ऐसे फोकस करना है कि हम गोल्स की तरफ भी बढ़ते चले जाएं, ठीक है। इस स्टेज को कहते हैं नॉर्मिंग। नॉर्मिंग की स्टेज में हर चीज़ जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। टीम बिल्डिंग का प्रोसेस अपने आखिरी स्टेजेस की तरफ जा रहा होता है। लोग रियलाइज़ करने लगते हैं कि वो किस काम के लिए रखे गए हैं, और उनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल प्रॉब्लम्स को साइड पे रखना है, और जहाँ कहीं कमी आ रही है उसको दूर करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें उनके ज़हनों में आनी शुरू हो जाती हैं, और वो आगे चल पड़ते हैं। देन देयर इज़ परफॉर्मिंग। अब जब उस स्टेज से निकल जाते हैं तो फिर वो परफॉर्मेंसेस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। एट दिस स्टेज द टीम इज़ फुली फंक्शनल एंड मेंबर्स आर एबल टू मैनेज देयर रिलेशनशिप एंड वर्क towards shared goals, and team members are they feel accepted and communicate openly with their leaders, and the leaders focus on delegating responsibilities and move their effective team building. तो सारी चीज़ स्ट्रीमलाइन हो गई, लोग अब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने लगे हैं, रिजल्ट्स देने लगे हैं, उनके प्रॉब्लम्स जो चल रहे थे वो रिजॉल्व होने लगे हैं, और उनके दरमियान कम्युनिकेशन लेवल भी बढ़ गया है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ का भी पता लग गया है, और टीम अब इफेक्टिवली काम करने लग गई है। तो ये 4 मेन स्टेजेस हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ टीम। देन वी हैव अनदर पॉइंट टू डिस्कस टुडे विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस टीम। मैं क्विकली गो थ्रू करूँगा, मैं चाहूँगा कि आप खुद इसको पढ़ें, और फिर हम जो कन्वर्सेशन सेशन होगा उसमें अगर कोई चीज़ होगी तो हम आप से थॉरोली डिस्कस कर लेंगे। एक अच्छी हाई परफॉर्मेंस टीम बनाने के लिए क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए एक अच्छी टीम बनाने के लिए। पहले हमने पढ़ा है कि टीम कैसे बनानी है, अब हमने पढ़ना है कि हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे बनानी है, ठीक है। सबसे पहला काम है कम्युनिकेशन का, कि आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन में भी जो सब पॉइंट्स आएंगे ना, वो मैंने रेड मार्क किए हुए हैं, ठीक है, और रेड मार्क जो किए उनके नीचे जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो इस रेड मार्क को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहला पॉइंट है वर्किंग टूवर्ड्स द कॉमन गोल। सबसे पहले तो ये समझा देना है टीम मेंबर्स को कि भाईजान ये वो कॉमन गोल है, जो भी है वो, जिसके लिए हमने काम करना है। ऑल टीम मेंबर्स आर अवेयर एंड कमिटेड टू द गोल ऑफ द टीम। टीम का जो भी गोल है, मसलन सेल्स की टीम है तो उनको, पूरी टीम को पता होना चाहिए कि हमारा ये कॉमन गोल है, और उनको कमिटमेंट होनी चाहिए उस गोल की तरफ। देन टीम मेंबर्स शेयर देयर गोल्स डेवलपमेंट विद अदर मेंबर्स। अब जो हर टीम मेंबर, मसलन एक मैनेजर है, उसके नीचे 3 असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, और उनके नीचे 5 फिर सेल्समैन हैं। तो अब मैनेजर जो है वो सारे सेल्समैन को तो नहीं डील करेगा, वो अपने 4 मैनेजर्स को डील करेगा, और उनको इफेक्टिवली कन्वे कर देगा कि ये हमारे कॉमन गोल्स हैं। फिर उन टीम मेंबर्स ने अपनी टीम को आगे ये गोल्स समझाने होंगे। फिर टीम हैज़ गोल्स फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट। अब जब सबको गोल्स कन्वे हो गए तो फिर हर एक की अपनी डेवलपमेंट के लिए उन गोल्स की अचीवमेंट जो है वो ज़रूरी होगी। तो कम्युनिकेशन में पहला लेवल क्या है कि दे हैव टू वर्क फॉर कॉमन गोल्स। देन देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि देयर शुड बी नो ऑब्स्टेकल इन कम्युनिकेशन। बातचीत के दरमियान में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टी लेवल जो है वो कम्युनिकेशन में हाई होना चाहिए। नहीं, जो बात आप एक दूसरे से करेंगे एक टीम मेंबर की हैसियत से, वो ऑनेस्ट होगी, वो इंटेग्रिटी वाली होगी, उसमें कोई शको शुबा नहीं होगा, डाउटफुल नहीं होगी, हैंकी फैंकी नहीं होगी, स्ट्रेट होगी और टू द पॉइंट होगी और ऑनेस्ट ओपिनियन होगी, ठीक है। एक्टिवली लिसनिंग इज अ नॉर्म। बोलना जो है वो तो बहुत अच्छा नॉर्म है, लेकिन एक्टिवली सुनना जो है वो भी अच्छा नॉर्म है, वो बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पहले भी कहा एक जगह कि सुनने की सलाहियत भी होनी चाहिए अच्छे मैनेजर्स के दरमियान। तो जो अच्छी टीम है, हाई परफॉर्मेंस टीम है, दे हैव this norm as well, that they actively can listen to the
their team members. Then contribution of ideas are encouraged. फिर वो जो नए आइडियाज दे सकते हैं उनको इनकरेज किया जाता है. तो ओपन कम्युनिकेशन में ये एलिमेंट्स आते हैं. एक तो कम्युनिकेशन ऑब्स्टेकल फ्री होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, और सुनने वाले को उसको खूब सुनने की सलाहियत होनी चाहिए, और नए आइडियाज़ को इनकरेज करना चाहिए. फिर कम्युनिकेशन में तीसरा पॉइंट क्या है? इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट. जितने मेंबर्स भी उस टीम के होंगे वो सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ चीज़ों को इंटरेक्ट करेंगे, और वो कमिटेड होंगे एक दूसरे की हेल्प करने में. मेंबर्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सोल्यूशन. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाता है किसी एक मेंबर को, तो उसकी सोल्यूशन के लिए दूसरे मेंबर्स अपना एक्टिव रोल प्ले करेंगे. ठीक है. और मोर एक्टिव मेंबर सपोर्ट टू लेस एक्टिव मेंबर. देखो ना, एक टीम के अंदर सारे मेंबर्स एक जैसा परफॉर्म नहीं कर रहे होते. अब जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं वो लेस एक्टिव मेंबर्स की सपोर्ट करेंगे, उनको भी अपने लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे. इसी को हम कहते हैं इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट. एंड ऑल टीम मेंबर्स रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंबर. हर मेंबर को पता होगा कि दूसरा मेंबर अहम है, चाहे वो बहुत अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि वो टीम का हिस्सा है इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो डेफिनेट है, और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता. और टीम मेंबर्स इस चीज़ को, अच्छे टीम मेंबर्स जो है वो उसको रियलाइज़ करते हैं. कम्युनिकेशन में अगला पॉइंट क्या है? इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स. ये तो हमने इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पढ़ लिया हमने. अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ ये आ गया. एक सेकंड, लेट मी डिलीट इट. मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम. जो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ना है दैट इज रिलेटेड टू द कंट्रीब्यूशन. राइट, दैट इज रिलेटेड टू द कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में पहली चीज क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एस्टीम. कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. गोल अचीवमेंट में आप अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं. उसमें जो पहली चीज़ हमने ध्यान रखनी है जिसका, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एस्टीम. टीम मेंबर्स केयर अबाउट देयर सेल्फ एस्टीम एंड प्रोटेक्ट अदर्स एस्टीम. अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना है, दूसरे की इज्जत नफ्स को महफूज रखना है. खुद किसी से बदतमीजी नहीं करनी और अपने साथ बदतमीजी होने नहीं देनी. दूसरों के साथ भी नहीं करनी और अपने साथ भी नहीं होने देनी. टीम मेंबर्स लुक आफ्टर द वेल बीइंग ऑफ अदर मेंबर. दूसरे मेंबर्स की बेहतरी का ख्याल रखना है. अगर ये महसूस करें कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी हेल्प आउट करना है. वो चाहे इंटेलेक्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल बेस्ड प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, वट एवर इट इज़, कहीं भी उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो जो कैरेक्टरिस्टिक है हाई परफॉर्मेंस वर्क टीम का, उसके जो मेंबर्स हैं वो हमेशा मेंटेन करते हैं इस बात को कि उनके साथी जो टीम मेंबर्स हैं वो उनकी वेलबीइंग का ख्याल रखें. टीम मेंबर्स डू नॉट कंप्रोमाइज ऑन ओन एंड अदर रिस्पेक्ट. जैसा अभी पहले में कहा, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों एक जैसी चीज़ें हैं. अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना है, दूसरे की इज्जत का भी ख्याल रखना है, और इक्वली ऑनर्ड होते हैं. सारे के सारे जो टीम मेंबर्स हैं उन सब की रिस्पेक्ट, उनकी एक ऑनर जो है वो इक्वल होती है. कंट्रीब्यूशन में दूसरा पॉइंट क्या है? पर्सनल ग्रोथ. पर्सनल ग्रोथ प्लान जो है वो होना चाहिए. अच्छी कैरेक्टरिस्टिक जो हाई परफॉर्मेंस टीम के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ है वो ये है कि भाई आपके जितने मेंबर्स भी हैं उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है उसको कंसंट्रेट करना चाहिए. टीम मेंबर्स की सपोर्ट होनी चाहिए एक दूसरे को टू एनहेंस देयर पर्सनल ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स रिजल्ट्स इन टीम ग्रोथ. जब टीम ग्रो करेगी, टीम आगे बढ़ेगी, तो खुद ब खुद इंडिविजुअल की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती चली जाएगी. फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन में थर्ड पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबल लीडरशिप. लीडरशिप रिजिड नहीं होती. लीडरशिप जो है वो फ्लेक्सिबल होती है. वो बात को सुनते हैं, समझते हैं, फिर अपना डिसीजन देते हैं. एकदम से ऐसे नहीं कह देते कि यूँ करें. फ्लेक्सिबल लीडरशिप सबसे ज़्यादा कामयाब होती है. टीम मेंबर्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम लीडर. ये भी जहन में होना चाहिए कि अगर 11 बंदों की टीम है तो आज एक बंदा अगर कैप्टनसी पे है तो कल को दूसरा कैप्टनसी पे आ सकता है, वो दूसरा बंदा कप्तान बन सकता है. हर बंदे को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वो एक कप्तान है आज तो कल दूसरा बंदा कप्तान हो सकता है. इसलिए उसकी अपने जहन में ये बात जब रखेगा तो वो खुद ब खुद उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होगी. टीम मेंबर्स आर विलिंग टू एक्ट एज फॉलोअर और एज ए लीडर एज पर द सिचुएशन एंड स्किल्स टू हैंडल दैट सिचुएशन. जिस तरह की सिचुएशन होती है
हो सकता है आज एक सिचुएशन में एक बंदे की एबिलिटीज ज़्यादा है तो मैनेजमेंट कहे कि आप इस टास्क को एज अ लीडर परफॉर्म करें, बट कल को सिचुएशन चेंज होती है तो मैनेजमेंट यही टास्क जो लीडरशिप का है ये किसी और को असाइन कर सकती है। इसलिए टीम के जो मेंबर्स हैं उनको हर एक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि आज वो लीडर्स हैं तो कल को वो फॉलोअर्स भी हो सकते हैं। फिर लीडर हैज़ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस थ्रू फ्लेक्सिबल एक्ट टू हिज फॉलोअर्स। जो भी लीडर बन जाए वो अपने जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो अपने फ्लेक्सिबल बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करता है। जब वो रिजिड होगा, जब वो सख्त होगा तो लोग उसके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो लोग उसके साथ काम करना पसंद करेंगे। तीसरा पॉइंट है इंटरेक्शन का। कंट्रीब्यूशन के बाद जो हाई परफॉर्मेंस टीम में जो कैरेक्टरिस्टिक का तीसरा पॉइंट है दैट इज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का सब पॉइंट क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट। जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहला काम होता है कि आप म्यूचुअली एक दूसरे पर ट्रस्ट करें। जितने भी टीम मेंबर्स हैं हर एक की पर्सनल क्रेडिबिलिटी, उनकी इंटेग्रिटी और उनकी ऑनेस्टी बियॉन्ड डाउट होनी चाहिए। हर आदमी दूसरे पर किसी डाउट के बगैर ट्रस्ट कर लेना चाहिए, करने के काबिल होना चाहिए। यानी ऐसी टीम होनी चाहिए कि जहाँ पर क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी बियॉन्ड डाउट हो और लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हों और उनकी कमिटमेंट विद द टीम अनकंडीशनल हो और सपोर्टिव हो। ठीक है, ट्रस्ट एलिमेंट जो है ये एक दिन में नहीं बनता, इसमें टाइम लगता है और जो इंटरेक्शन लेवल जो डेवलप होता है वो भी टाइम टेकिंग चीज़ है। लेकिन उसके लिए जो माइलस्टोन है वो ये है क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट एंड अनकंडीशनल कमिटमेंट एंड सपोर्टिवनेस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी मिल के क्या करती हैं? म्यूचुअल ट्रस्ट को जनरेट करती हैं। हम बैंक्स के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक बंदा एक एडवाइस लेके आता है कि भाई ये फंड्स 1 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र करना है फलां ब्रांच को, तो हम ये नहीं देखते कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ। हम देखते हैं कि भाई उस बंदे ने चूँकि ये काम अपने लेवल का कर दिया है, अब मेरे पास जो है सुपरवाइजरी लेवल है तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, डेप्थ में नहीं जाता, बल्कि मैं इस बुनियाद पे वो काम मैं भी कर देता हूँ, उसको अथोराइज कर देता हूँ कि जो मेरा स्टाफ मेंबर है उसने पूरी ऑनेस्टी के साथ ये काम किया है और उसकी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, और वो ऑनेस्ट है, वो इंटेग्रिटी है उसकी, वो कर सकता है ये काम। तो इस वजह से हमारा आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट पैदा हो जाता है। बैंक्स में अगर म्यूचुअल ट्रस्ट का एलिमेंट प्रीवेल ना करें और हम एक दूसरे पे शक करने लगें तो शायद हम एक दिन भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए कि फाइनेंशियल डीलिंग है ना, हर वक्त हम पैसे से डील कर रहे होते हैं, तो हमें म्यूचुअल ट्रस्ट जो है हमारे दरमियान पहला एलिमेंट है जो हमें ऑपरेशनल रखने के लिए ज़रूरी होता है। देन इंटरेक्शन में दूसरा एलिमेंट क्या है? रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो सकता है ना। टीम मेंबर्स जहाँ पे 10 बंदे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही तरह सोच रहे हो, उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो सकता है। बट बुनियादी चीज़ ये है कि मेंबर्स रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। ठीक है, और अडॉप्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अप्रोच। दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हैं और जहाँ कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है उसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है ना, वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दे डू नॉट लेट दीज कॉन्फ्लिक्ट्स अफेक्ट देयर परफॉर्मेंसेस। वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अपनी परफॉर्मेंस पर असरअंदाज नहीं होने देते और अपने दरमियान कोऑर्डिनेशन और इंटरनल इंटरेक्शन रखते हैं ताकि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते रहें, उनके प्रॉब्लम्स हल होते रहे और उनकी परफॉर्मेंस पर असर ना आए। तीसरा एलिमेंट इंटरेक्शन में क्या है? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, तामीरी सोच होती है। टीम मेंबर्स जो हैं वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं और फिर उसको हल कर लेते हैं और किसी दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करते। ये नहीं कहते, यानी मस्बत सोच होती है उनकी, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सोच होती है उनकी। वो ये नहीं कहते कि ये तेरी वजह से मसला बना था जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। नो, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो वो सारे के सारे मिल जाते हैं और उसको हल करने के लिए कोशिश शुरू कर देते हैं। और फिर ये कि जिस बंदे से प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ऑनरशिप लेता है। द एलिमेंट ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉब्लम प्रीवेल्स। तो जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी टीम में काम कर रहे होते हैं, इफेक्टिव हाई परफॉर्मेंस टीम में काम कर रहे होते हैं, वो कभी भी अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर नहीं डालते। वो अगर उनसे कोई मसला हो जाता है तो वो उस मसले को ओन कर लेते हैं। ठीक है ना, फिर उसके हल के लिए टीम के साथ कंसल्ट करते हैं कि जनाब ये हमसे एक इशू क्रिएट हो गया है, अब इसके हल के लिए आए मिलकर कोई चीज़ जो है वो करते हैं। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, फिर इसमें चौथा एलिमेंट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस वर्क टीम के अंदर, दैट इज ग्रुप प्रोसेस।
ग्रुप प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। इसमें क्या है कि क्रिएटिव स्ट्रेंथ होती है, यानी सब मिल के एक क्रिएटिविटी के साथ काम कर रहे होते हैं। जो टीम मेंबर्स के सामने प्रॉब्लम आता है तो वो उसका कोई क्रिएटिव सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल टीम मेंबर जो है वो कभी भी अकेला काम नहीं कर सकता। इफ़ एन इंडिविजुअल टीम मेंबर कैन नॉट डिलीवर, तो फिर क्या होता है कि अदर स्ट्रेंथन हिम टू हिज परफॉर्म। दूसरे मेंबर्स मिल के उसकी सपोर्ट करते हैं कि वो भी परफॉर्म करने लगे। ठीक है, और जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है एट अ टीम लेवल, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज इनकरेज्ड। जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो अगर आम हालात में पॉलिसीज प्रोसीजर्स कोई उसका हल नहीं निकाल रहे, तो वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को इनकरेज किया जाता है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। ठीक है, जब कोई रेमेडी नहीं मिल रही हो तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को इनकरेज किया जाता है। इस सारे मामले को क्या कहते हैं? क्रिएटिव स्ट्रेंथ। देन पावर विद इन द ग्रुप टू मेक डिसीजंस। ये भी देखा जाता है कि जो टीम मेंबर्स हैं उनके दरमियान कोई प्रॉब्लम अगर आ गया है तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कितनी एक्सटेंट तक उनको अवेलेबल है। ठीक है, टीम हैज़ अ अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग टू अवेलेबल एक्सटेंट। एक खास हद तक हर टीम को अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर इस पावर को इस्तेमाल करें और डिसाइड कर लें। ठीक है ना, टीम मेंबर्स एक्ट विद देयर असाइंड अथॉरिटी टुगेदर यूनानिमसली व्हेन एवर रिक्वायर्ड। और जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सारे के सारे टीम मेंबर्स यूनानिमसली मिलजुल कर उस प्रॉब्लम के हल करने के लिए अपनी वो जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है टू द अवेलेबल एक्सटेंट उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको कभी वायलेट नहीं करते। टीम मेंबर्स डू नॉट वायलेट दिस अथॉरिटी। ठीक है, अच्छी टीम की ये भी खसूसियत होती है कि वो अपनी अथॉरिटी से हट के कोई काम नहीं करती। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप प्रोसेस में क्या है? अटेंशन टू प्रोसेस एंड कॉन्टेंट। कि टीम जो है वो एक सेट ऑफ प्रोसेस बना लेती है, यानी जब टीम मैच्योरिटी लेवल पर चलती जाती है ना तो वो काम करने के लिए एक वर्क प्रोसेस डिज़ाइन कर लेती है अपने लिए। ठीक है, इसके लिए टाइम लगता है, लेकिन एक ख़ास टाइम गुजरने के बाद एक ख़ास प्रोसेस और ख़ास कंटेंट जो है वो खुद ब खुद डेवलप हो जाता है एक टीम के लिए, जिसके अंदर रहते हुए अपनी सरगर्मियों को वो सरअंजाम देती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो पूरा करती है। और ये वर्क प्रोसेस इट इज़ बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड असाइन्ड गोल्स। और इसका ताल्लुक ज़ाहिर है कि उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ होता है जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और उन गोल्स के साथ होता है जो उनको असाइन कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अब मैं अपनी अगर टीम की बात करूं तो मेरे पास जो टीम है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं ना, अब वो एक टीम की हैसियत से काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक ने अपना अपना जो गवर्नमेंट ने जो बैंक ने उनको ओवरऑल प्रोसीजर्स दिए हुए हैं ना, उन प्रोसीजर्स के अंदर रहते हुए उन्होंने अपना एक प्रोसेस वर्क प्रोसेस भी डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास 1000 ATM कार्ड पड़ा है कि जिसको मैनेजमेंट कहती है कि आपने 1 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब ये ओवरऑल प्रोसेस डिफाइन हो गया मैनेजमेंट की तरफ से कि ये 1 महीने में 1000 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसका जो सेट ऑफ प्रोसेस मेरी अपनी जो ब्रांच के लोग हैं डिज़ाइन करेंगे, वो वर्क प्रोसेस उन्होंने खुद डिज़ाइन करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये सोचेंगे कि भाई हम लेट्स से कि हम 100 लोगों को रोज़ाना कॉल करेंगे टेलीफोनिकली और उनके साथ रब्ता करके उनको कहेंगे कि आप ब्रांच विज़िट करें और हमसे अपने ATM कार्ड्स ले जाएं। ठीक है, तो ये जो वर्क प्रोसेस डिज़ाइन हुआ है, इस तरीके से वो क्या करेंगे, 10 दिन के अंदर अंदर 1000 लोगों के साथ रब्ता कर लेंगे और बिफोर टाइम अपना काम कर लेंगे। लेकिन ये सेट ऑफ वर्क प्रोसेस उन्होंने खुद डिज़ाइन किया है। ठीक है, और इसमें एक टाइम लगा है उनको इस प्रोसेस को डिज़ाइन करने में। ठीक है, द वर्क प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई थी ये उसके ऊपर ही बेस करता है। ठीक है, अब टीम मेंबर्स जो हैं दे विल कंटिन्यू टू एवेलुएट दिस प्रोसेस एंड एडजस्ट देम अकॉर्डिंगली। टीम मेंबर जितने हैं इस प्रोसेस को देखते चले जाएंगे और जहाँ कहीं एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी वो उसको एडजस्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर रोज़ाना कॉल्स कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग ATM कार्ड्स कलेक्ट करने नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम इस प्रोसेस को रीएवेलुएट करेंगे और हम कहेंगे कि नहीं, हम क्या करते हैं कि हम TCS के ज़रिए भेजना शुरू कर देते हैं। हमारे पास एड्रेसेस तो सबके मौजूद है ना, तो जब हमारे पास खुद नहीं आ रहे लोग तो हम क्या करते हैं कि हम TCS का यूज़ कर लेते हैं, हम इस तरीके से उनको भेजना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने प्रोसेस और कंटेंट पर अटेंशन टू द प्रोसेस एंड कंटेंट करते हुए उन्होंने अपनी डिफाइंड जो उनकी वर्क प्रोसेस था उसके अंदर एक प्रोसेस का जो कुशन है वो क्रिएट कर लिया टू इफेक्टिवली परफॉर्म, और ये सारी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आ गई। ठीक हो गया।
तो यहाँ पर हमारी जो पहला फेज़ है वो कंप्लीट हो गया और मैंने कोशिश की है कि इसको आपके लिए बेस्ट एक्सप्लेन कर सकूँ। आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको मोस्टली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू डिस्कसिंग इन कमिंग लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।